हरियाणा और पंजाब में किसान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जानते हैं दोस्तों वजह क्या है? वजह है 3 बिल। जी हाँ, ये वही 3 बिल हैं जिन्हें लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा चल रहा है। इन तीनों बिलों के बारे में जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं एड्यूटॉक इंडिया। आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रही हूँ किसान बिल 2020 के बारे में। इन तीनों बिलों में आखिर है क्या प्रोविजंस हैं, इनका विरोध क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे एक एक करके। जो पहला बिल है वो है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। इसके अंतर्गत क्या प्रोविजंस है, पहले उन्हें देखते हैं। यह राज्यों के कृषि उत्पाद मार्केट कानूनों यानी राज्य एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत अधिसूचित बाजारों के बाहर भी किसानों को अपनी उपज बेचने की सुविधा देता है। किसान अब अपनी उपज जो अनाज मंडियां हैं उसके बाहर भी बेच सकते हैं। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है और बैरियर फ्री इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। एक देश एक कृषि बाजार को भी इससे बढ़ावा मिलेगा और जो किसान हैं अब वो अपनी उपज को ऑनलाइन भी बेच पाएंगे। तो जब किसान अपनी उपज ऑनलाइन बेच पाएंगे तो इससे मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब का भी जो चार्ज है वो कम होगा। राज्य सरकार इसमें कोई भी मंडी फीस नहीं वसूलेगी। किसान जो है वो दाम को कंपेयर कर पाएंगे कि मंडी में उन्हें बेहतर दाम मिल रहा है, बाहर बेहतर दाम मिल रहा है, उस हिसाब से वो अपनी फसल को बेचेंगे। इसके लिए इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइसेस भी गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि वो कंपेयर कर पाए कि कहाँ पे उन्हें क्या दाम मिलेगा। सरकार इंटेलिजेंस सर्वे का एक फ्रेमवर्क भी डेवलप कर रही है जिसमें आगे क्या दाम होगा उनकी उपज का, उनकी फसल का, ये उन्हें बताया जाएगा। है कि विरोधी खेमा इसमें क्या कह रहा है। विरोधी खेमे का कहना है कि राज्य सरकार को जो मंडी फीस मिलती थी वो कम हो जाएगी तो अब रेवेन्यू लॉस होगा। एमएसपी का इसमें कोई जिक्र नहीं था, ऐसा विरोधी खेमा कह रहा है। तो एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा, पीडीएस खतरे में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रेट ई-नैम वो भी खतरे में पड़ जाएंगे, वो भी बंद हो जाएंगे। अब मंडी व्यापारी जो हैं वो भी इससे नाराज चल रहे हैं कि इससे बाहरी कारोबारियों को फ़ायदा मिलेगा और उन्हें नुकसान होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि पहले क्या था कि बिचौलियों की भूमिका काफ़ी अधिक हो जाती थी, अब बिचौलियों के चंगुल से किसानों को मुक्ति मिलेगी। किसान अपनी शर्तों पर फसल बेच पाएंगे और उन्होंने कहा है कि ग्राउंड रिपोर्ट को अगर हम देखें तो ये जो बिल अभी पारित हुआ है इसका अध्यादेश कुछ महीने पहले ही पास हो गया था। तो जब ये अध्यादेश पास हुआ था उस वक्त आलू जून जुलाई में होलसेलर्स ने सीधे किसानों से खरीदा था और मंडी से बेहतर दामों में खरीदा था। तो ये देखकर मंडी के जो व्यापारी हैं उन्होंने भी आलू के किसानों को ज़्यादा दाम दिया। फिर प्रधानमंत्री जी ने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में तेल मिलों ने 20 से 30% ज़्यादा रकम देकर सरसों खरीदी। उन्होंने कहा कि एमएसपी पहले जैसी थी वैसी ही रहेगी, सरकारी खरीद के लिए अभियान अभी भी चलते रहेंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि कृषि मंडियों को इससे कोई घाटा नहीं होगा, जैसे पहले कृषि मंडियां चल रही थी वैसे ही चलेंगी, बस प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो क्षमता बढ़ेगी। अब चर्चा करते हैं दूसरे बिल के बारे में जो है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। इस बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि संगठन में शक्ति होती है। पहले छोटी ज़मीन होती थी अगर किसानों की तो उसमें उपज काफ़ी कम होती थी, तो उनसे कोई फसल खरीदना नहीं चाहता था। उतनी कम फसल लोग खरीद के क्या करेंगे, तो किसानों का घाटा हो जाता था। तो अब किसान क्या कर सकते हैं कि संगठन बना के किसान बाहरी लोगों को अपनी फसल बेच सकते हैं। ऐसे में बाहरी निवेश भी आकर्षित होगा उनकी ओर। किसान को अच्छी खाद मिलेगी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे वो ही उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे।
ये सब जो होगा वो एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए होगा, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो रिटन एग्रीमेंट होगा। जी हाँ, वो रिटन एग्रीमेंट होगा और वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, और वो अपनी रीजनल भाषा में होगा ताकि किसान उसे समझ पाए। इन्वेस्टर जो है अगर वो कोई मॉडिफिकेशन भी करता है उस ज़मीन में, तो उस ज़मीन की मलकियत किसान की ही होगी, उसका मालिकाना हक किसान का ही होगा, और इसके साथ साथ निर्धारित समय पर किसान को पेमेंट भी मिल जाएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट में एश्योर्ड प्राइस, बोनस और वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से होंगे। किसान को अब इस बात का डर नहीं रहेगा कि अगर बाढ़ आ गई या फसल बर्बाद हो गई तो उसका क्या होगा। जैसे अभी बिहार में 5 कृषि उत्पादक संघों ने क्या किया कि एक मशहूर कंपनी के साथ समझौता किया। अब इस समझौते में वो कंपनी क्या कर रही है कि उनसे 4000 टन धान खरीदेगी। अब किसानों को मंडी तक उस धान को बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो ये ग्रामीण उद्योग की ओर देश को आगे ले जाने का प्रयास है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, अगर किसी को एक चिप्स की फैक्ट्री लगानी है, तो चिप्स की फैक्ट्री लगाने के लिए कोई भी युवा अगर लगाना चाहता है तो उसे मंडी में जाकर आलू खरीदना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा जब कर दिया गया है तो वो सीधे गांव में जाकर भी आलू खरीद सकता है। और जो युवा है वो बहुत इनोवेटिव होता है, तो वो किसानों को तकनीकी सहायता भी दे सकता है। तो ऐसा करने से किसान का भी भला होगा और उस युवा का भी भला होगा जो चिप्स की फैक्ट्री लगाना चाहता है, और ग्रामीण उद्योग बढ़ेगा। जैसे डेयरी फार्मिंग होती है, जो डेयरी होता है उसमें पशुपालकों का ध्यान डेयरी वाले ज़रूर रखते हैं। जो पशु होती है अगर वो बीमार पड़ जाती है तो डेयरी वाले उसका इलाज ज़रूर करवाते हैं, लेकिन पशु का मालिक कभी भी डेयरी वाला नहीं होता, वो पशुपालक ही होता है। अब जानते हैं कि इसमें विरोधी खेमा क्या कह रहा है। विरोधी खेमे का कहना है कि निजी कंपनियां खेती करेंगी, किसान अपनी ज़मीन पर ही सिर्फ मजदूर बन के रह जाएगा। अब किसान जो है मजबूती से अपनी बात को रख नहीं पाएगा, उसे उचित दाम नहीं मिलेगा। तो इसका भी जवाब सरकार ने दिया है, और सरकार ने कहा है कि देश में अब 10,000 FPOs बनाए जाएंगे, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएंगे, जो छोटे छोटे किसानों को संगठित करेंगे और ये देखेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे कि सही तरीके से मूल्य निर्धारित हो रहा है या नहीं। और लोकल डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी डिस्प्यूट में फंस जाता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, कोई भी किसान, तो उन्हें बार बार कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लोकल डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा, वही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। अब जानते हैं तीसरे बिल के बारे में। ये तीसरा बिल है द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। ये जो बिल है, पहले हम जानते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो 1955 का है वो क्या है। तो दोस्तों, उस वक्त हमारे देश में जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी शॉर्टेज थी, तो उस वक्त बहुत ज़रूरी था उन्हें रेगुलेट करना कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी एंड ऑल। तो उस वक्त उसे रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। लेकिन अब क्या है कि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और अब इसे डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्टॉक लिमिट्स हैं वो डीमोटिवेट करती हैं फार्मर्स को, सप्लायर्स को। इसलिए अब 1955 के इस एक्ट को अमेंड किया गया है और इसमें कहा गया है कि अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। इन्हें अनिवार्य वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में, असामान्य परिस्थितियों में नहीं। अब जानते हैं कि वो असामान्य परिस्थितियां क्या हैं। युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा, ये हैं असाधारण परिस्थितियां। तो इन जब परिस्थितियां असाधारण हो जाएंगी तब गवर्नमेंट इसे फिर से रेगुलेट कर सकती है, लेकिन अभी इसे डीरेगुलेट किया गया है। अगर हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स की रिटेल कीमत में 100% इजाफा और नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स की कीमत में 50% इजाफा होता है, जो कुछ गाइडलाइंस है पिछले वर्षों से उसे तुलना करनी है। अगर ऐसा कोई इजाफा होता है तो फिर सरकार उसे रेगुलेट कर सकती है। सरकार का कहना है कि ये कोल्ड स्टोरेज को बढ़ाएगा, तो इससे पैदावार बर्बाद नहीं होगी। ये FDI, निजी निवेश को आकर्षित करेगा, मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, ये किसानों को, सप्लायर्स को प्रोत्साहित करेगा ज़्यादा उपज के लिए।
अब विरोधी खेमे का कहना है कि इससे निजीकरण और कालाबाजारी बढ़ेगी, जो निजी कंपनियां हैं उनकी तानाशाही बढ़ेगी। विरोधी खेमे का कहना है कि इन तीनों बिलों के आने से मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, किसान पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर निर्भर हो जाएगा। कुछ लोगों ने तो इसे नया जमींदारी सिस्टम तक बता दिया। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि ना ही एमएसपी खत्म होने जा रहा है, ना ही एपीएमसी एक्ट खत्म होने जा रहा है और इससे किसानों को फायदा होगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो किसान धरती से सोना उगाता है, मोदी सरकार का घमंड उसे खून के आंसू रुलाता है। राज्यसभा में जिस तरह कृषि विधेयक के रूप में सरकार ने किसानों के खिलाफ मौत का फरमान निकाला, उससे लोकतंत्र शर्मिंदा है। उन्होंने इसे काला कानून बताया। पीएम इस बिल के जरिए किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने में लगे हुए हैं, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके कहा। बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। केंद्रीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के 2019 के खुद के मैनिफेस्टो में ये चीजें लिखी हुई थी और कांग्रेस आज इसका विरोध कर रही है। उन्होंने मैनिफेस्टो पढ़ के भी सुनाया कि 2019 के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि कांग्रेस विल रिपील एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट एंड मेक ट्रेड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटरेस्ट रेट फ्री फ्रॉम ऑल रेस्ट्रिक्शंस। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पैराग्राफ 21 में यह भी लिखा हुआ था कि द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 बिलोंग्स टू एन एज ऑफ कंट्रोल्स एंड कांग्रेस प्रॉमिसेस टू रिमूव द एक्ट एंड एनेबलिंग लॉ कैन बी इन्वोक्ड ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसीज। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा में 2007 में जब कांग्रेस की सरकार थी, राज्य सरकार थी, तब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जो चीज़ें ये खुद इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, जो इन्होंने खुद इंट्रोड्यूस की है, आज ये उन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। खैर, राजनीति में तो शब्दों के वार पलटवार का सिलसिला चलता ही रहता है। अब इस बिल का कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इसे वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स पर भेज सकते हैं। अब दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर हमारी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो इसे शेयर ज़रूर करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।